आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। भारत में लगातार तीसरी बार चुनकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते और विश्वास पात्र मुख्यमंत्रियों में से एक उत्तराखंड के धाकड़ धामी अपने दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रदेश में संघ, भाजपा और मोदी सरकार की नीतियों को और मजबूत और साकार रूप देने में लगे हुए हैं। विगत पखवाड़े में उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में सतत विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और कुछ पूर्व के निर्णयों को अमली जामा भी पहना दिया गया। उत्तराखंड के मसूरी में जब सारे देश ने एक विशेष धर्म के व्यक्ति को चाय में थूककर उस चाय को अपने ग्राहक को परोसते हुए देखा तो धाकड़ धामी तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने इस हरकत को थूक जिहाद का नाम दिया और सख्त कार्यवाही करते हुए राज्य में खाद्य पदार्थों पर थूकने के मामले में सख्त कदम उठाया है। मोदी के धाकड़ धामी की सरकार ने ऐसी घटनाओं के आरोपी के खिलाफ 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 3 साल तक की सजा की गाइडलाइन जारी कर दी। ताज़ा जानकारी के अनुसार सीएम ने राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को इस तरह की घटनाओं पर नियमों के अनुसार सख्त कार्यवाही करने का आदेश भी दे दिया है। आइए जरा सुनते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने धाकड़ अंदाज में क्या कह रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं होगी। पुष्कर सिंह धामी के दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनके आत्मविश्वास से भरे भाषणों के पीछे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का उन पर विश्वास भी एक प्रमुख कारण है। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने उत्तराखंड में धामी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले 2 अन्य मुख्यमंत्रियों को बदला था। धामी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए एक सौभाग्यशाली निर्णय साबित हुआ। कोरोना काल में बीजेपी सरकार कोरोना टेस्टिंग और कुंभ मेले के घोटालों के आरोपों से घिरी हुई थी। जनता में बीजेपी सरकार के प्रति काफी आक्रोश और सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही थी। विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने धामी पर विश्वास जताया और उन्हें पुनः सत्ता में लाने पर मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की, जिससे बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल की। 2021 में धामी खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, परंतु उनके नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार बनाई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी अपना वादा निभाया और 21 मार्च 2022 को धामी को फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। 3 जून 2022 को धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की, जिसके लिए विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी के इस्तीफे ने मार्ग प्रशस्त किया। 45 वर्ष की उम्र में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने वाले पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ जिले के टुंडी गांव में एक कुमाऊनी हिंदू परिवार में हुआ। उनका पैतृक गांव हरखोड़ा है, जो पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। बाद में उनका परिवार टुंडी गांव में बस गया, जहां उन्होंने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे खटीमा के नागला तराई भाबर में चले गए। उनके पिता सेना में थे और सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। धामी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वहीं से उन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने 2001 में भगत सिंह कोश्यारी के सलाहकार के रूप में कार्य किया, जब वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। धामी ने 1990 में भारतीय जनता पार्टी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं और 2008 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सेवा की। राज्य के उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 70% अवसरों को आरक्षित करने का श्रेय भी पुष्कर सिंह धामी को ही जाता है। जीवन के संघर्षों से और राजनैतिक द्वंद्वों से कर्मठता के साथ मुकाबला करते आ रहे धाकड़ धामी वर्तमान में संघ और बीजेपी की दीर्घकालीन हिंदुत्ववादी रणनीति का ध्वज उठाए चल रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में बीजेपी सरकार होने के बावजूद धामी ने उत्तराखंड में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का कार्य किया। यूसीसी नियम और कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने 18 अक्टूबर को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, राज्य विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले मैंने अपनी पार्टी की तरफ से राज्य की जनता के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सरकार का पहला फैसला यूसीसी लाने का होगा। मैं इसका पूरा श्रेय राज्य के लोगों को देता हूं, जिन्होंने हमें अपना वोट सौंपा। इससे पूर्व उत्तराखंड की पूर्व की भाजपा सरकार ने 2017 में एक नया कानून बनाकर प्रदेश में देवस्थानम बोर्ड का गठन करने की घोषणा की। इस बिल का मुख्य उद्देश्य 4 धाम यात्रा मंदिरों के साथ साथ प्रदेश के 49 अन्य मंदिरों को प्रस्तावित श्राइन बोर्ड के अधीनस्थ करना था। इस कानून पर प्रदेश की जनता और खासकर मंदिर समितियों से जुड़े हुए लोगों में असंतोष की भावना भड़क गई।
इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने 2022 के चुनाव में भुनाने की कोशिश भी की, परंतु धामी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही विवादित देवस्थानम बोर्ड कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी। यह निर्णय प्रदेश में उनके द्वारा कठोर फैसले लेने की शुरुआत भर थी। अपने दूसरे कार्यकाल में धाकड़ धामी के सामने पहले से सक्रिय पेपर लीक गैंग एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा। एक के बाद एक कई मामले सामने आए। युवाओं की मेहनत और उनका भविष्य पेपर लीक और नौकरियों की भर्तियों में फैले भ्रष्टाचार से प्रभावित होता नजर आया। युवाओं में आक्रोश भी सड़कों पर देखा गया। इसी दौरान प्रदेश में अंकिता भंडारी की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें किसी उच्च स्तरीय वीआईपी के शामिल होने की खबरें भी फैली। इन दोनों मामलों को प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने जमकर उठाया। हालांकि धाकड़ धामी ने बिना विचलित हुए एक के बाद एक कठोर निर्णय लिए। उनकी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि जहां विपक्ष संवेदनशील मुद्दों पर हावी होता दिख रहा था, वहीं अब उनके पास प्रदेश में कोई विशेष मुद्दा नहीं दिखाई देता। चाहे प्रदेश में अवैध रूप से बन रही मजारों के ध्वस्तीकरण के आदेश हो या चाहे अतिक्रमण हटाने के लिए मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले, धाकड़ धामी निसंकोच स्पष्ट निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाने लगे हैं और उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर एक धर्मपरायण नेता के और मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होने लगी है। विगत कुछ माह पूर्व हुए लोकसभा चुनावों में धामी ने अपने प्रधानमंत्री को प्रदेश की 5 में से 5 लोकसभा सीट जीत कर दी, तो वही बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव में मामूली अंतर से हुई हार को भी स्वीकार किया। हरियाणा और जम्मू के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें एक हिंदू स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया। उनके द्वारा उत्तराखंड में प्रस्तावित यूसीसी और उसके लागू होने के फैसले पर सारे देश के समाज और वर्गों की सीधी दृष्टि बनी हुई है। अब उनका सीधा फोकस प्रदेश में सक्रिय भू माफिया पर लगाम कसते हुए देवभूमि उत्तराखंड को उनसे होने वाले सांस्कृतिक और प्राकृतिक नुकसान को नियंत्रित करने पर है। वो एक विशेष समुदाय द्वारा अचानक से उत्तराखंड में की जा रही जमीन की खरीद फरोख्त से भी चिंतित है। धाकड़ धामी ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया है। भूमाफिया और लैंड जिहाद पर लगाम कसने के लिए और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए वह उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इन सभी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की प्रतिष्ठित केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनावों में अयोध्या, जो कि फैजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है, वहां बीजेपी को हार मिली थी। इसके बाद उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में भी हार के कारण विपक्षी पार्टियां बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर और आक्रामक हो गईं। इन दोनों सीटों पर हार की संभावना बीजेपी को भी नहीं थी। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी अयोध्या में बीजेपी के चुनाव हार जाने पर क्या कह रहे हैं। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने। अब केदारनाथ के उपचुनाव को बीजेपी की हिंदुवादी पार्टी की छवि के लिए एक परीक्षा माना जा रहा है। केदारनाथ के चुनाव पर एक बार फिर से सभी विपक्षी दलों और देश के विभिन्न वर्गों और समाज की नजरें टिकी हुई हैं। यदि धामी इस सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताने में सफल होते हैं, तो वे विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा छीन लेंगे। अन्यथा अयोध्या और बद्रीनाथ की हार का फायदा उठाते हुए विपक्षी पार्टियां और भी मजबूत हो जाएंगी और उनके पास बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव गढ़ने का अवसर रहेगा, जो उन्हें अन्य राज्यों में भी लाभ पहुंचा सकता है। चलते चलते 2 खबर में हम आपके लिए केदारनाथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की अपनाई जा रही रणनीतियों की पूरी समीक्षा और केदारनाथ की जनता के स्थानीय मुद्दों पर एक सर्वे के साथ एक विशेष केदारनाथ बुलेटिन प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे देश की जनता यह जानने को उत्सुक है कि इस चुनाव में बाबा केदार किसे आशीर्वाद देंगे, मोदी के धाकड़ धामी को या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व वाले उम्मीदवार को। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और केदारनाथ विधानसभा समीक्षा बुलेटिन का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल बटन भी प्रेस करें।